हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्लास। इस क्लास में आज आप सीखने वाले हो मुझसे ही क्या कि मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, इकोनॉमिक स्टडी को पढ़ने के तरीके क्या होते हैं। आपने जैसे लास्ट क्लास में मुझसे ही सीखा था क्या कि हम लोगों ने पढ़ लिया इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक उसके कंसेप्ट क्या है, कितने टाइप की होती है, ये सब बातें हमने जानी। तो अब हमें जानना है मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये हमें जानना है। बहुत इजी लेक्चर है, केवल जनरल सेंस का लेक्चर है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल से कोई सवाल यहाँ से निकल के आ पाए। तो बहुत बेसिक तरीके से आप लोग इसको समझ पाओगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आप लोग जल्दी से इसे हंस मुस्कुरा के पढ़ लीजिएगा। नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं। खुद बनाएंगे तो और ही अच्छी बात है। वैसे तो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहली बात हमारे पास में मेथड है इकोनॉमिक एनालिसिस के। दो टाइप के मेथड होते हैं माय डियर, एक होता है इंडक्टिव मेथड होता है, एक होता है डिडक्टिव मेथड होता है। दो प्रकार के यहाँ पे मेथड है, दो प्रकार के तरीके हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। इन दो तरीकों की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में आप लोग एक बार जर्नल ओवरव्यू लीजिएगा, खूब डिटेल भी है इसका, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात, डिडक्टिव मेथड के अंदर इंफॉर्मेशन, पैटर्न, टेंटेटिव हाइपोथेसिस एंड थ्योरी आ जाती है। लेकिन इंडक्टिव में क्या है? थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, ऑब्जर्वेशन है एंड कंफर्मेशन है। क्या मतलब बोला सर इसका आपने? अभी समझाता हूं, बहुत ही सिंपल है। देखो, दो टाइप के इकोनॉमी स्टडी। अच्छा देखो, एक बात को ध्यान रख रहे हो ना आप लोग, इकोनॉमिक स्टडी है, इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक स्टडी। हम अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए दो प्रकार के तरीके प्रयोग में लाते हैं। हाँ ठीक है सर, लाते हैं। इन दो प्रकार के तरीकों में पहला वो तरीका है वो आपका डिडक्टिव है, एक इंडक्टिव है। एक तरीका वो है जो केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के आधार पे है। भाई हाँ, आपने कभी सुना है ऐसा होता है, बस केवल यूं समझिएगा टेंटेटिव ऐसा ऐसा होता होगा, ये हमेशा ऐसा ही होता होगा, ये कर दिया तो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ही कैजुअल एग्जांपल लेता हूँ, जल्दी समझिएगा आप लोग। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो बुरा हो जाएगा, मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ली है कि नहीं ली है, आई डोंट नो, वी डोंट नो, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, एक हमारा हाइपोथेसिस बना हुआ है, एक मन में सोच हमारी जो है ना सेट हो रखी है ऑलरेडी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो इसके अनुसार ये बिजनेस करेंगे तो इसमें ये घाटा लग जाएगा, ये चीजें नहीं बिकेंगी, ऐसा होता है वैसा होता है। ये सब कुछ जो पहले से ही थ्योरेटिकल बातों पे बात करते हो आप लोग, अभी डिटेल है इनका, लेकिन बेसिक समझो तो डिटेक्टिव ये होता है। और जो इंडक्टिव होता है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रैक्टिकल चीजों पे ऑब्जर्वेशन होता है। मतलब आपका यूं समझिएगा कि कोई आपने कोई बिजनेस किया, एक बिजनेस किया, उस बिजनेस में आपको पहली बार में 30% का प्रॉफिट हुआ, सेकंड टाइम भी आपको 30% हुआ, थर्ड टाइम भी 30% हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ एक प्रैक्टिकल स्टडी की कि हमने कोई बिजनेस किया, उस बिजनेस में हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। कोई आपसे पूछेगा क्या कभी तुमने करके देखा है, आप कहोगे हाँ मैंने ऐसा सेम करके देखा, इससे मुझे ये बेनिफिट मिल गया। ठीक है, बात सही है ये, ठीक है ना। तो अब देखते हैं मेथड क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखने की कोशिश करें, पढ़ाई करने की कोशिश करें। तो क्या है? इकोनॉमिक लाइक अदर सोशल साइंस हैज टू एस्पेक्ट, वन एस्पेक्ट इज एनालिटिकल एंड अदर इज अ प्रैक्टिकल। अब ये एनालिटिकल और प्रैक्टिकल कहाँ से आ गए सर? हाँ, यही बताना चाहता था। एनालिटिकल वही है जो आपका डिटेक्टिव है, इसको दूसरा नाम से जानते हैं। इंडक्टिव वही है जिसको प्रैक्टिकल कहते हो आप। मैंने यही तो बताया था ना आप लोगों को, जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका कौन सा है? इंडक्टिव है। लेकिन जो डिडक्टिव है आपका वो एनालिटिकल है, सोच के अनुसार है, थ्योरी के अनुसार है, आपने मन में बना रखे हैं प्लान्स, ऐसा लोगों से सुना सुनाया है कि ये मेथड ऐसा है, बिजनेस ऐसे होता है, इसमें इतना प्रॉफिट होता है, ये काम ऐसे किया जा सकता है। यही चीज़ें आपकी आती है इसके अंदर, एनालिटिकल के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकल खुद करके देखा है आपने। Both these aspects are the great importance because economic analysis is the basic of economic policy. जब भी कभी आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हो तो आपके लिए सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप सोचो तो सही। भाई जैसे मैंने कल एक ना पेड़े बनाने की कोशिश की थी, ठीक है ना, सुनील सर के पेड़े, ऐसे पेड़े बनाए थे मैंने। तो अगर मैं पेड़े की बात करूं, अगर मैंने पेड़े बनाए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको बनाने से पहले मैं एनालाइज तो करूंगा ना।
ऐसा तो अभी देखो मैंने सोच लिया कि हाँ ऐसे ऐसे पेड़े बनते हैं, किसी ने मेरे को कह रखा था कि एक काम करो, दूध लेके आना होता है, दूध को उबालना होता है, उबालने के बाद में जो है ना जब खोया बन जाता है तब उनको ना एक काम करो ट्रे में डाल लो, इलायची डाल दो और उसके अंदर बाकी केसर वगैरह डाल दो, पेड़े बन जाएंगे। ये एक सोच थी, ये एक टेंटेटिव थिंकिंग थी, बस सोच लिया कि हाँ मुझे बनाना आता है, किसी ने मुझे रेसिपी बना दी, किसी बता दी किसी चीज़ की, वो मैंने बस पढ़ ली, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली जब बनाने जाऊंगा तो सोच सकते हो ना कि कितना डिफरेंस हो जाता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है ना। तो ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनाओगे दोनों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। दीज आर द फैक्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं, इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही कैसे सकते हो। आगे की अगर हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करें तो क्या होगा हमारे पास में, व्हाट इज द इकोनॉमिक एनालिसिस, होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, एक्सप्लेनेशन क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी है क्या आपके पास में। इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब है कि इकोनॉमिक थ्योरी इज अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल बिल्ट अप एज रिजल्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मतलब देखो ऐसा है, इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है, इकोनॉमिक एनालिसिस ये कहता है कि आपने कोई बिजनेस किया या आपने कोई काम किया, उस काम का एक साइंटिफिक तरीके से लॉजिकली उसका क्या रिजल्ट निकला है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बिजनेस किया, मैंने पेड़ों का बिजनेस किया, पर पेड़ों के बिजनेस में सर आपने कितना पैसा कमाया, एग्जैक्ट आपने कितना तो उसमें डाला था बिजनेस करते। भाई मैंने उस पूरी दुकान को खोलने में 15 लाख रुपए लगाए, तो मैंने उस दुकान से कितना पैसा कमाया, पर डे कितना अर्न कर रहा हूं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मेरा जो बर्न किया हुआ है वो कितना कब तक पूरा हो जाएगा। ये सब चीजें जो आएगी आपकी वो किसके अंदर आएगी, बिल्ट अप एज ए रिजल्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। We can call it's a base of tools with which the economic analysis, economic problem and economic theory derive principle from the fact which are the systematically arranged in the interrupted। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग बेसिक टूल्स यूज करते हो कोई भी बिजनेस करने से पहले, इससे पहले अगर आप एनालाइज कर लेते हो प्रिंसिपल्स को कि क्या प्रिंसिपल है, क्या फैक्ट्स है इसके, किस तरीके से हमारे बिजनेस को सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हैं हम लोग, इससे क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, तो आप बिजनेस में सक्सेस कर सकते हो, इकोनॉमिक ग्रो कर सकते हो आप लोग। हाँ ठीक है सर। इन द वर्ड्स ऑफ मैक्नोमेल, ठीक है ना, इनका क्या कहना था, कि साइंटिस्ट की भी बात हम जान लेते हैं, इनका क्या कहना था। द टास्क ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इज ए सिस्टमेटिकली अरेंज, इंटरप्ट एंड द जर्नलाइज अपॉन फैक्ट। जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है ना, वो जो फैक्ट होते हैं उस फैक्ट को सिस्टमेटिकली अरेंज करता है, उनको एनालाइज करता है, उनको प्रैक्टिकली करता है, नहीं अप्लाई होते तो उनको रोक भी लेता है, वही एक इकोनॉमिक थ्योरी है और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक थ्योरी दस इज ए स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट अबाउट द कोज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड द रिएक्शन। इकोनॉमिक थ्योरी एक ही लाइन में अब समझने की बात आ चुकी है अब तक आते आते, कि बस इतनी सी ही बात है कि जो आप लोगों ने सुना था उसको आपने करके देखा है और करने के बाद में आपके पास में क्या बेनिफिट हुआ है, फाइनली आपके पास में क्या आउटपुट आया है, उसी को ही आप इकोनॉमिक थ्योरी यहाँ पे कहने वाले हो। वही आपका एक इकोनॉमिक थ्योरी का जो है ना पार्ट बनेगा। इस बात को आप लोगों को जो है ना वो याद रखना है। सिंपल सिंपल सी बात है आप लोगों को लिए, ठीक है ना, समझ में आप लोगों को आ गई होगी। ये साधारण बात है, कोई खास मुश्किल जो है ना यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे बात आती नहीं है, ठीक है ना, साधारण चीज आती है, ठीक है ना। समझ जाओगे इस चीज को आप लोग बिल्कुल। इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, स्टेटमेंट है और इज अ सेट ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट, या तो कोई परिभाषा है या परिभाषाओं का एक ग्रुप हो सकता है, किसके रिगार्डिंग, अबाउट द इफेक्ट, किसका इफेक्ट का, एक्शन का, रिएक्शन का, जो आपने एक्शन लिया था, जो आपने रिस्क लिया था उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने 20 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस सेटअप किया है तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, सुन के किया था ना मैंने अब तक, तो इस चीज़ का क्या क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का, तो ये सब कुछ आएगा, ये मतलब इकोनॉमिक थ्योरी में आता है। दो तरीके हमने खैर पहले ही देख लिया है, अब इन दो तरीकों के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, थोड़ी डिटेल से बात करते हैं ताकि हमें समझ में आए। द डिडक्टिव मैथड इज ऑल्सो नेम्ड एज एनालिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट और प्योरी मैथड। ये पेपर में मिल सकते हैं आपसे, अनदर नेम पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड अनदर नेम किसका है, तो आपका डिडक्टिव मेथड का हो सकता है। एनालिटिकल पूछा जा सकता है, मतलब ऐसे सवाल आपके अनदर नाम भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यू तैयार हो गया आपका, ध्यान रखना, यहां से आपका एक एमसीक्यू जो है ना वो बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। द डिडक्टिव मेथड इज कंसिस्ट इन ए ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम ए जर्नल ट्रूथ, टेक फ्यू जर्नल प्रिंसिपल एंड अप्लाई देम ड्रू कंक्लूजन। मतलब क्या है कि कुछ जर्नल प्रिंसिपल पे
कुछ जर्नल प्रिंसिपल, जर्नल सच्चाई है भाई, हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इन्हीं के ऊपर जो मेथड अप्लाई करते हैं उसको डिटेक्टिव कहोगे आप लोग. For instance, if we accept the general proposition that man is entirely motivated by self interest, हम अगर ये मान के चल लेते हैं कि एक इंसान अपनी ही बातों से, अपने ही तरीके से हमेशा मोटिवेट हो सकता है, इन अप्लाइंग द डिटेक्टिव मेथड, सो इकोनॉमिक एनालिसिस वी प्रोसीड फ्रॉम द जर्नल पर्टिकुलर. अब कह सकते हैं कि हम किसी और के कहने से क्यों ही मोटिवेट हो, हम खुद ही मोटिवेट हो सकते हैं, ये जर्नल मेथड है. यार किसी और के कहने से क्या ही मोटिवेट होना, खुद ही मोटिवेट हो जाओ, ये कर लो, अपने आप ही कर सकते हो ये काम. अकेले तुम बैग उठा के लेके जा सकते हो, वो उठा के लेके जा सकता है, तू लेके नहीं जा सकता, ऐसे कहते हैं ना. जब ये इंसान जॉब लग सकता है तो तुम क्यों नहीं लग सकते. तो ऐसे ये जो मेथड होते हैं ना आपके, ये एनालिटिकल मेथड होते हैं. क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स, नॉट एबल, रिकार्डो, सीनियर, क्राइसनेस, जेएस मिल, बहुत सारे लोगों ने जो ना इस पर इन्वेस्टिगेशन की थी, बहुत सारे लोगों ने. बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए, नहीं पढ़ना इतना आपका. Deductions mean the reasoning or interface from the journal or the particular from the universal to the individual. The deductive method drive new conclusion from the fundamental assumptions. ये assumptions पे बात करता है. ये क्वेश्चन बन सकता है, किस पे डिपेंड होता है, फंडामेंटल assumptions पे मेथड होता है, ठीक है ना. बस केवल सोच पे, लोगों के कहे कुहाए पे, उसी पे ही है आपका. फायदा क्या है होता है इसका, मेरिट्स क्या है इसकी. दिस मेथड इज नियर टू रियलिटी. ये रियलिटी के बहुत करीब होता है. रियलिटी के करीब कैसे होता है, आपने कहा कि सर, मैंने कहा कि एक मोहित नाम का बच्चा है और मोहित ने क्या है, गवर्नमेंट जॉब पा ली है, मोहित आईएएस लग गया है. अगर मोहित आईएएस लग सकता है तो ये अनिल आईएएस क्यों नहीं लग सकता, ये राकेश आईएएस क्यों नहीं लग सकता. वो लग गया, तुम भी लग जाओ. तो बस वो कैसे लगा, उस स्ट्रेटेजी को देख लो. मोहित ने दिन रात लगा के पढ़ाई की थी, तो अब तुम भी कर सकते हो पढ़ाई. कहने का सेंस ये बनता है आपका यहाँ पे कि ये बड़ा ही क्लोज होता है रियलिटी के. है तो अजम्पशंस, प्रैक्टिकल है, हो सकता है कि उसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसको बहुत अच्छे से पहले से नॉलेज रही हो, अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ हो, तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे. लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो लगा है तो तुम भी लग जाओ. कहने का सेंस ये है. इट इज़ ए लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एक्सपेंसिव. इसमें कोई खास मेहनत नहीं लगती, आइडिया तो है, जर्नल अजम्पशंस तो है. तो एक लेस कंजेप्ट, मतलब किसी से सुन लिया आपने कि ऐसा हुआ है, कहीं से देख लिया आपने, तो ऐसा आप एग्जीक्यूट कर दीजिएगा. कोई पैसा नहीं लगना है, टाइम इसमें कोई खास लगना नहीं है. The use of mathematical techniques in the detective theories of economics bring the exactness and the clarity in the economic analysis. तो इसमें mathematical techniques भी यूज होती है. These are the being limited scope experimental. हाँ, इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इस पे कुछ नहीं है, लिमिटेड है. ऐसा कुछ नहीं है कि इस थ्योरी को कहीं से प्रूव किया गया हो साइंटिफिक तरीके से, भाई वो इतने इतने घंटे पढ़ाई की थी, इसके इक्वल टू इतना इसका रिजल्ट निकला प्रोडक्ट, और एक अनिल इतने घंटे पढ़ाई करेगा तो उससे ये निकल सकता है प्रोडक्ट. ऐसा कुछ इसमें आता नहीं है आपका. नुकसान भी देख लेते हैं. अगर किसी चीज़ के फायदे हैं तो नुकसान तो खैर होना ही है. क्या है, द डिटेक्टिव मेथड इज अ सिंपल एंड प्रिसाइज ओनली इफ द अंडरलाइंग अजम्पशंस आर द वैलिड. ये तभी अप्लाई हो सकता है जब ये अजम्पशंस वैलिड हो. आपने किसी से कहावत सुनी थी, वो कहावत सच्ची होनी बहुत ज़रूरी है. अफवाह पे अगर चले गए और अफवाह ही रही वो केवल, तो सब फेल हो जाएगा. कभी आपने सुन लिया कि फुटपाथ के ऊपर ना एक रोड, फुटपाथ पे एलईडी लगाना बहुत अच्छा होता है उस देश की, इससे अवेयरनेस बहुत आई है. उस देश से क्या है कि लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है, एडवर्टाइजमेंट में बेनिफिट मिलेगा, उस देश, उस शहर का इकनॉमी है वो बढ़ जाएगा. तो आपने क्या किया, एक रोड है, उस रोड के ऊपर बीचों बीच शहर में जहाँ जहाँ पे पिल्लर थे वहाँ वहाँ पे आपने क्या कर दिए, लाइट लगा दी. कौन सी लाइट लगा दी आपने, ये आपने क्या कहते हैं, एलईडी लाइट, एलईडी लाइट नहीं सॉरी, एलईडी टीवी लगा दिए चलो आपने सब पे. अब आपने कहा था एडवर्टाइजमेंट इस एलईडी टीवी से बढ़ सकती है, जगह जगह पे एलईडी टीवी लगा दो, इससे इकोनॉमी बढ़ेगी. ये केवल अफवाह थी, आपने अफवाह के आधार पर सुन के एलईडी टीवी लगा दिए. इससे ये हुआ कि लोगों का ध्यान इतना भटका कि लोग इन्हीं की तरफ ही मुंह फाड़ते चले. सारे के सारे एक्सीडेंट है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए, रोड एक्सीडेंट का इंक्रीमेंट हो गया. तो ये अगर वैलिड है तो ही काम करेगा ये मेथड, इनवैलिड है या अफवाह है तो काम नहीं करेगा, फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है. अब वैलिड है कि इनवैलिड है, इसको चेक करने के लिए कोई मैथमेटिकल पैरामीटर्स नहीं है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा गैप निकल के आ जाता है अपने आप में. मोर ऑफन द अजम्पशंस टर्न आउट टू बी बेस्ड ऑन द हाफ ट्रूथ, मतलब झूठी ही होती है, मतलब समझो, एंड हाव नो रिलेशन इन टू रियलिटी, सच्चाई से कोई उनका दूर दूर तक वास्ता ही नहीं होता. एंड कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द सच अजम्पशंस विल देयर फॉर द मिसलीडिंग, और ये फिर मिसलीडिंग में आ जाता है. किसी ने कह दिया है कि भैया तुम ना बिना किताबों के, बिना कहते किसी के सहारे के तुम ये पेपर पास कर सकते हो, बुक्स भी नहीं है,
कोई वीडियो भी नहीं है, कोई और भी नहीं है, बस पेपर पास। तुम तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है, तुमने 10th तक बहुत बढ़िया से पढ़ा, तुमने 12th बहुत बढ़िया किया, तुम कर सकते हो। ये एक झूठी कोरी बातें हैं, ठीक है। आपका बेस अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करंट अफेयर के साथ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये डिमेरिट्स है इसके डिडक्टिव मेथड के। दूसरा मेथड आपका है, ये आपका इंडक्टिव मेथड आता है। इसका मतलब क्या है कि विच ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पेरिकल मेथड कह सकते हो, या आप लोग जो है ना प्रैक्टिकल मेथड के रूप में जो है ना एम्पिरिकल के नाम से जानोगे इसको। प्रैक्टिकल कह दो, एम्पिरिकल कह दो, इसको चलेगा, दोनों ही चल सकता है आपका। प्रैक्टिकल मेथड भी कह सकते हो इसको, एम्पिरिकल भी कह सकते हो, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कह सकते हो इसको। वॉज अडॉप्टेड बाय द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इसको अपनाया। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर फैक्ट एंड जनरल प्रिंसिपल। ये हमेशा किसी चीज को प्रैक्टिकली कोई चीज उसको करके देखेगा, उसी के आधार पे ऐसा होगा। भाई किसी ने 1 किलो आलू के लिए मेथड बनाया, 1 किलो का बट्टा बनाया, तो 1 किलो का बट्टा जो बनाया है ना, उस 1 किलो के बट्टे को पहले स्टैंडर्ड माना है, पहले तोल के देखा है, वो स्टैंडर्ड बना। अब आपका हर जगह हो गया कि किलो आपने कहीं मतलब किलो आलू लिए, तो हर जगह किलो आलू बराबर है। चाहे आप अमेरिका में लो, चाहे आप जर्मनी में लो, चाहे आप इंडिया में लो, चाहे आप पाकिस्तान में लो, कहीं मर्जी ले लीजिए, वो इक्वली बराबर ही है। दिस मेथड ड्राइव्स इकोनॉमिक जर्नलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर बेसिस है ये आपका? एक्सपेरिमेंट पे है, आपका ऑब्जर्वेशन पे है, स्टैटिकल मेथड्स है इन पे। मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट की बात करते हो आप लोग, तो पहले चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सोचा जाता है, उनको डिसाइड किया जाता है कि हाँ इसका मतलब ये है। कोई भी आपका, जैसे मान लेते हैं कि कोई बिजनेस करने की बात करते हैं, कोई न्यू बिजनेस करना चाह रहा है, तो उस न्यू बिजनेस को पहले ऑब्जर्व, पहले एक्सपेरिमेंट करेगा, कहीं देखेगा भी, ठीक है ना, ऑब्जर्व करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, और स्टैटिकल मेथड भी देखेगा, आंकड़े देखेगा कि इससे क्या मुनाफा हो रहा है। जैसे मान लो एक किसने बिजनेस कर लिया, चलो औरों का नहीं देख रहा, वो खुद ने बिजनेस कर लिया। मैंने बिजनेस किया, मान लेते हैं कि मुझे पेन बनाने हैं, पेन बेचने हैं। मैंने क्या किया, एक फैक्ट्री लगा ली छोटी सी, ठीक है ना, और फैक्ट्री लगा ली, इस फैक्ट्री के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि पेन बनाए जा रहा हूँ, ठीक है ना। रोज के मैं मान लेता हूँ 500 पेन बनाए जा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, ये प्रॉब्लम आएगी अपने आप में, ठीक है ना, कि मैं एक्चुअली आजकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही यही है हमारी, कि हम कितने बनाएं, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, वो तो आगे की बात है। फिलहाल के लिए मुझे 500 पेन बनाने थे। अगर मुझे 500 पेन बनाने हैं तो मैंने बना लिए, ठीक है, डन। अब इसे मैं मार्केट में ले आया, मार्केट कैसा बनाया, तो पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, बना के देखा। अब मार्केट के अंदर मैं दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अब, ठीक है ना। कैसा मेरा पेन को पसंद कर रहे हैं क्या, मेरे पेन के कंपैरिजन में कोई और पेन है क्या, ये भी देखना है, ठीक है ना। मेरा पेन है, मेरे पेन के कंपैरिजन में कोई और कंपनी का पेन है क्या, उसको हम लोगों को देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये है। और तीसरा पार्ट जो आपके पास में है कि मैंने पेन बनाए, मैंने पेनों से 500 पेन में मान लेते हैं कि मैंने खर्चा जो है ना वो कर दिया था, 500 रुपये खर्चा कर दिया था। अब इससे मुझे कितना आउटपुट आया है, क्या मैंने 500 के बाद में 700 रुपये कमाए ही कि नहीं कमाए, 1000 रुपये कमाए कि नहीं कमाए, डबल प्रॉफिट है, 10% है, 5% है, ये मैं अपना स्टैटिक्स के हिसाब से चेक करूंगा, किस एरिया में ज़्यादा बिके हैं, किस एज ग्रुप ने उसको खरीदा है, ये सब कुछ जो है ना मेरे लिए मायने रखेगा। ठीक बात है, समझ में आई? चलो सर, तो इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम ए पार्ट टू होल, फ्रॉम ए पर्टिकुलर टू जर्नल्स, और फ्रॉम द इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या करते हैं कि पर्टिकुलर टू जर्नल्स में काम करता है, या किसी इंडिविजुअल से यूनिवर्सल, एक इंसान से लेके सभी बहुत सारी दुनिया पे भी, किसी एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब हर जगह इस पर रिसर्च किया जाता है एक्चुअली। एंड एक पर्सन है जो साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है बेकॉन, उन्होंने डिस्क्राइब किया है एन असेंडिंग प्रोसेस इन विच फैक्ट आर कलेक्टेड एंड अरेंज्ड एंड द जर्नल कंक्लूजन आर ड्रॉन। इनका कहना है कि ये एक प्रकार की असेंडिंग प्रोसेस है। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि ये क्या है, ये एक असेंडिंग टाइप की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? असेंडिंग प्रोसेस है। और बेकॉन ने डिस्क्राइब किया है कि असेंडिंग प्रोसेस तो ठीक है ये बात, लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि फैक्ट आर कलेक्टेड। इसमें ना पहले तो देखो, हाँ हालांकि इसमें भी लगता है डिडक्टिव वाला मेथड भी, क्योंकि फैक्ट तो इकट्ठे करने पड़ेंगे ना कहीं पहले तो आइडिया ही आएगा पहले, उसके बाद ही कहीं एक्सपेरिमेंट पे उतारू होगे आप लोग, प्रैक्टिकल तो बाद में करोगे ना, पहले तो थ्योरी दिमाग में आती है। तो पहले थ्योरी आई है, उसको कलेक्ट किया है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चले। असेंडिंग इसलिए भी पहले कर दिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आगे बढ़े आप लोग, एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन। फिर उसके बाद में कंक्लूजन निकल के आता है हमारा कि एक्चुअली क्या था।
तो इन जर्नल मैथड डेटा आर कलेक्टेड अबाउट द सर्टेन इकोनॉमिक फिनोमिना, कई सारे इकोनॉमिक फिनोमिना का डेटा इकट्ठा करते हैं। दीज आर सिस्टमेटिकल अरेंज्ड एंड जर्नल कंक्लूजन आर ड्रॉन। तो वो मतलब बहुत सारों को देख के फिर हम लोग एक नया कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखो इन लोगों ने ये किया था। मान लेते हैं टेलीकॉम कंपनी का कोई डेटा निकालना है, तो जियो का है, एयरटेल का है, एयरसेल का है, वोडा ये आपका कौन सा था, ये टाटा डोकोमो था, वीडियोकॉन था, ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी। सबका देख लिया कि कितने रुपए में सिम बेचा था, कितने रुपए का डेटा प्लान दिया था, कितने से इन्होंने कितना कमाया है, उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकता है कि प्रैक्टिकल ये हो सकता है कि कोई टेलीकॉम कंपनी बनाना चाहता है अपनी उससे पहले। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी है, वी ऑब्जर्व 200% इन अ मार्केट। हम 200 लोगों को देखते हैं, वी फाइंड द नियरली 195% बाय फ्रॉम द चीपेस्ट शॉप। जो लगभग ऐसा है 195 लोग हैं जो सस्ते साबुन खरीदना पसंद करते हैं। आउट ऑफ 5 विल रिमेन्स 4% बाय लोकल प्रोडक्ट। चार उन पांच जो 5 बच गए उनमें से 4 लोकल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं एंड एट अ हायर रेट, ठीक है ना, हायर रेट एंड जस्ट टू पैट्रोनाइज देयर द प्रोडक्ट। और वाइल द फिफ्थ इज द फूल, वो बिल्कुल मूर्ख है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन ईजिली ड्रॉ जो पीपल लाइक बाय द फ्रॉम ए चीपर शॉप अनलेस वगैरह वगैरह सब कुछ चीज़ें। मतलब आप इस कहानी से यूं समझ सकते हैं कि टोटल 200 लोग मार्केट में गए थे, 200 में से क्या था, 195 लोगों ने सस्ती साबुन खरीदी, 5 लोगों ने लोकल साबुन खरीदी लेकिन बहुत ही महंगे प्राइस पे खरीद ली, 5 में से 4 ने खरीद ली, ठीक है ना। 4, एक तो एक मूर्ख है, वो तो कोई और ही खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है पता नहीं, ऑब्जर्वेशन में है, वो इन 4 की तरफ जाकर कोशिश कर रहा है या एक की तरफ जाए, जो भी बात है। पर मेन मुद्दा है हमने इसे ये पता लग गया कि लोग सस्ती साबुन पसंद ज़्यादा करते हैं। मैंने मार्केट के अंदर शैम्पू की एक बोतल निकाली, ठीक है ना, शैम्पू निकाला मैंने और शैम्पू का कीमत जो है ना वो कितना रखा, शैम्पू का कीमत मैंने रखा 300 रुपये का डिब्बा रख दिया, ठीक है ना, 300 रुपये का। एक मैंने पाउच निकाला, ठीक है ना, अठन्नी का पाउच रख दिया, 50 पैसे का पाउच रख दिया मैंने एक, ठीक है ना। और एक साथ में एक अठन्नी अब चलती नहीं, करेंसी चलती तो है खैर, पर हार्ड करेंसी आपके आगे है नहीं, अठन्नी जैसी कोई चीज़ मिलती नहीं है। अठन्नी में कहीं आप दुकान पर जाओ कि लो अठन्नी पकड़ो और मुझे चीज़ दे दो, तो कुछ ऐसा है नहीं कि अठन्नी में कोई चीज़ आती भी होगी। तो मतलब 50 पैसे का शैम्पू है तो आपको एक साथ जाहिर सी बात है 2 ही शैम्पू लेने पड़ेंगे, 2 पाउच लेने पड़ेंगे, क्योंकि 50 पैसे का एक है, मतलब 1 रुपये में 2 आगे, कहने का सेंस ये हो गया। अब आपने मार्केट में दोनों प्रोडक्ट को निकाल दिया, पर आपके मार्केट में हीरो प्रोडक्ट ये निकला। क्यों? क्योंकि जो नीश मार्केट है उसको कैच किया इसने। अब ज्यादातर लोगों ने, हमने इस प्रोडक्ट को 500 लोगों के बीच में बेचा और 500 लोगों में से ये देखने को मिला कि ये वाला जो प्रोडक्ट था आपका, जो 50 पैसे वाला शैम्पू का पाउच था ना, उन 500 के अंदर जो है ना वो 410 लोगों ने खरीदा था, वो ज्यादा पसंद था। बाकी के जो 90 लोग बच गए थे ना, वो इस 300 वाले पे थे। इससे हमारा मार्केट का प्रैक्टिकल कंक्लूजन निकल गया। अब मैं किसी को बता सकता हूं तो ये होगा कि अगर आप किसी गांव के अंदर जाओ, ये मतलब मेन गांव के अंदर भी लागू होता है, क्योंकि गांव में थोड़े से लोगों के पास में उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता। हम रूरल मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ें पढ़ चुके भी हैं, मतलब पढ़ लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। ये याद रखना, रूरल मार्केटिंग के अंदर चीज़ें आती है हमारी। तो ऐसा ही कुछ रहता है कि मतलब आप नीश मार्केट को कैच करो, उनको पकड़ो, तो लोग क्या है ज़्यादा पसंद करेंगे। अब मुझे ये एनालिसिस मिल गया, ये प्रैक्टिकल एनालिसिस मिल गया कि गाँव के अंदर मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है ना, तो ये डिब्बे नहीं बेचने, शैम्पू के डिब्बे कोई नहीं खरीदेगा, गांव के अंदर पाउच बेचूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो प्रैक्टिकल एनालिसिस हुआ ना, तो ये इस तरीके से जो है इंडक्टिव मेथड के अंदर, प्रैक्टिकल मेथड कह सकते हो, इंपीरियल मेथड इसको कह सकते हो आप लोग। फायदे हैं कोई इसके? हाँ, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट सच एज द मेथड इज द रियलिस्टिक। ये है तो फैक्ट पे बेस्ड, लेकिन जो तरीका है ना वो रियलिस्टिक है, एकदम ओरिजिनल है, सही है, झूठा तरीका नहीं है, बातें ही नहीं है केवल, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू टेस्ट द इकोनॉमिक प्रिंसिपल, अगर इकोनॉमिक प्रिंसिपल को आपको टेस्ट करना है, द मेथड मेक स्टैटिकल टेक्निक्स एंड द इंडक्टिव मेथड इज देयर फॉर द मोर रिलायबल। अगर आपको कोई इकोनॉमिक प्रिंसिपल, कोई थ्योरी है आपकी इकोनॉमिक, उसको चेक करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस जो है ना आप चाह रहे हो, तो उसमें से स्टैटिकल टेक्निक्स देखना चाह रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये आप साधारण सी बात यूँ समझो कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, किसी भी एरिया में करना चाह रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट करना चाह रहे हो, तो इंडक्टिव मेथड को जरूर अप्लाई कर लेना, उसको पहले जरूर आगे रख लेना, देख लेना उसके स्टैटिक्स क्या है, उससे क्या लोगों ने कमाया है, वैसा ही तुम कमा पाओगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा वो भी चलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आप सोचो कि मैं एकदम ही बिल्कुल क्रांति ले आऊँ। ले आ सकते हो, कोई बात नहीं, आपके प्रोडक्ट में हीरो प्रोडक्ट निकला आपका या दम रहा प्रोडक्ट का, लेकिन इनिशियली आप रिस्क लोगे तो वो एक अलग ही लेवल बात जाती है। अगली बात आती है कि इंडक्टिव मेथड इज ए डायनामिक, द चेंजिंग इकोनॉमिक फिनोमिना आर एनालाइज्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन आर ड्रॉन फ्रॉम देम। तो ये फिनोमिना डायनामिक है, वैसे बदलता रहता है,
ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते कि आपने इसने लकीर खींच दी तो बहुत ही कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे इसके डिमेरिट भी है, वीकनेस भी है इसकी। जैसे कि क्या है, इट इफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इनसफिशिएंट डेटा द जर्नलाइज ऑब्टेन्ड मे बी फॉल्टी। मतलब डेटा क्या है आपका, इनसफिशिएंट है। मान लेते हैं कि आप एक ऑनलाइन एग्जाम देने गए, ठीक है ना, ऑनलाइन एग्जाम देने गए, आप बाहर बच्चों से पूछने लग गए कि बताओ कितने क्वेश्चन आए थे। अब क्या होता है कि कुछ पेपरों में तो क्या होता है, फिक्स पैटर्न होता है कि 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 20 रीजनिंग के आएंगे, 20 साइंस के आएंगे। ऐसा मतलब ऐसा फिक्स दे देते हैं वो आंकड़ा कि ऐसा ऐसा फिक्स फिक्स आएगा आपका, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे कि हरियाणा में जनरल एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बीच में हरियाणा जी के आ गया, बीच में ही आपका करंट अफेयर आ गया, बीच में कंप्यूटर आ गया, बीच में हिंदी आ गई, बीच में साइंस आ गया, ऐसे मिक्स दे देते हैं। अब आप ये सोच नहीं पाते कि एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन आए थे, क्योंकि पेपर था ऑनलाइन आपका, तो वहाँ आप एग्ज़ाम देने गए हैं, ना कि क्वेश्चन गिनने गए हैं। ऐसी बेवकूफ़ियत तो कोई नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि आपको बहुत अच्छे से आता था पेपर, आप खाली बैठे थे, तो उस केस में जो है ना आप लोग ये काम कर सकते थे, ठीक है ना। उस केस के अंदर जो है ना हम लोग ये काम मानते कि कर लेते भी, चलो कोई बात नहीं है, चलता है कि खाली बैठे हैं, पेपर तो अब सारा हमारा हो ही गया है, तो अब हम एक काम करेंगे कि क्वेश्चन ही गिन लेते हैं, और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। उस केस में तो फिर भी आपका हो सकता है आपका, अदरवाइज तो नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों से क्या किया गया कि कहा गया कि आप बताओ, बाहर निकल के आए, बताओ कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने आए थे। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने आए थे, अब ये बताना मुश्किल था। किसी ने कहा कि 3 आए, किसी ने कहा 2 आए, किसी ने कहा मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है, क्वेश्चन आए तो थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि एक कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, एक हिंदी के क्वेश्चन थे, एक रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कौन से थे, मैथ के कितने आए थे। ये इनसफिशिएंट डेटा है एक प्रकार का। लोगों ने क्या किया कि प्रैक्टिकल डेटा जो है ना वो नहीं अप्लाई करवाया, ठीक है ना। तो इसी करके जो है ना क्या हुआ, इसी करके हमारे पास में प्रॉब्लम ये हो गया कि आपका जो जर्नलाइज बना है ना, जो आपका ओवरऑल रिजल्ट निकला है वो फॉल्टी है। अब इस रिजल्ट के आधार पे किसी ने कह दिया यूं ही, मतलब वो पढ़ के नहीं गया था, पेपर में खाली बैठा था, कह दिया भैया क्वेश्चन 15 आए हैं, ठीक है ना। एक ऐसा ही और आ गया, कहता है ना 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, जबकि क्वेश्चन पेपर में आए 2 ही, लेकिन उनको मैथ के क्वेश्चन भी कंप्यूटर के लग रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने आके बाहर मेथड दे दिया, कहते 15 आते हैं इस पेपर में, 15 आते हैं। अब 15 आने के आधार पे सबने 15 के हिसाब से तैयारी करवा दी, लेकिन पेपर में क्वेश्चन तो एक्चुअली 2 ही आते हैं, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करवाई। तो ये एक मतलब अजम्पशंस भी निकल गया और इससे नुकसान भी हो गया। देख सकते हो किस लेवल का हो सकता है ये। द कलेक्शन ऑफ डेटा इटसेल्फ इज नॉट एन ईजी टास्क। अब डेटा को इकट्ठा करना भी अपने आप में कोई एक ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल सा चलो यार डेटा इकट्ठा कर लो। भैया आप सोच सकते हो, कहीं को नहीं बातों पे चल सकते हो, वो चलता है। डेटा को कलेक्ट करना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ना ना ना, बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है ना, हमें भी पता है, ठीक है ना। ये पीपीटी बनाना कोई आसान नहीं है, डेटा कोई भी कलेक्ट करना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है भैया। तो अच्छा, इसको इकट्ठा करना, तो द सोर्सेज ऑफ मेथड एम्प्लॉयड इन द कलेक्शंस ऑफ डेटा डिफर फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेस्टिगेटर, द रिजल्ट देयरफॉर मे बी डिफर इवन विद द सेम प्रॉब्लम। तो अब ये डेटा बदल जाता है, डेटा नहीं रहता है, सोर्स प्रॉपर नहीं है। अगर किसी को देना ही देना है डेटा तो फिर वो कुछ गड़बड़ भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इंडक्टिव मेथड जो है ना एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि कैसा मेथड, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। मोर और लेस सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है लास्ट में कि इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा। दोनों का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है फिर दोनों में, आइए बात करते हैं। अगर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रीजनिंग की बात करते हैं तो फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर है, लेकिन पर्टिकुलर टू जर्नल आता है, ये उल्टा हो जाता है। जर्नल से पर्टिकुलर पे काम करते हैं, जर्नल है लोगों से सुन लिया, किसी एक जगह पे अप्लाई करेंगे। ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो है ना कहीं एक से डेटा कलेक्ट किया है, अब इसे यूनिवर्सल अप्लाई करते हैं, थ्योरी बन चुकी है, ऐसा चीज समझिएगा। इसके आधार पे हमेशा लॉ बनते हैं, नियम बनते हैं, इसको स्टडी कर करके कि ऐसा हुआ था तो ऐसा नियम बना दीजिएगा कहीं, ठीक है। टर्म यूज कौन सी की जाती है, इसके मतलब अनदर नेम है आपके, ठीक है ना। तो इसके नाम है आपका प्रियोरी है, एब्स्ट्रैक्ट है, हाइपोथेटिकल है, या आपका जो है ना हाइपोथेटिकल के अलावा जो ना एनालिटिकल है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, बाकी चारों ही आप याद कर लो, ठीक है ना। प्रियोरी है आपका, हाइपोथेटिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, एनालिटिकल है। इसके लिए आप किसे पूछा जा सकता है, इंपेरिकल पूछा जा सकता है, हिस्टोरिकल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। एक आपका वो प्री ऑरी है अगर, तो ये पोस्ट इरोरी है आपका, ठीक है ना। प्री और पोस्ट ऐसा याद करना, ये पहले ये बाद में, ठीक है ना। मतलब ये क्या करते हैं, ये सोच पहले तो लोगों से सुनते हैं फिर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, कहीं पे। और मतलब क्योंकि लोगों से ऐसे सुन लिया कि ऐसा ऐसा होता है, देख लिया, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है फिर जर्नलाइज किया है।
पहले सुन, जैसे मान लेते हैं सच्ची बात को हैक वेरीफाई किया, इन्होंने वेरीफाई नहीं करते, ऐसा समझ लो। अगर बात करते हैं पॉपुलरिटी की, पॉपुलर है अमंग द क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, पॉपुलर है अमंग द मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होती है सर, मतलब नॉर्मल बेसिक सुना सुनाई बातें हैं, लोगों को कहावतों में कहिएगा आप लोग, जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है उस प्रकार से, ठीक है ना। जैसे क्लासिकल डांस होता है ना, सांस्कृतिक चीज़ें, उसमें है ये। मॉडर्न इकोनॉमी में यही काम करती है, जो प्रैक्टिकल लोग आज के टाइम में कर रहे हैं, आज वर्तमान में, सदियों पुरानी चीज़ों में ये बात करती है, लेकिन वर्तमान स्थिति इसी के ऊपर डिपेंड है। लाभ क्या है, सिंपल है, यूनिवर्सल है और एक्यूरेट, ठीक ठाक एक्यूरेट भी कह सकते हो, अगर मतलब लोगों के अजम्पशंस ठीक है, झूठी बात ना हो बस, ठीक है ना। प्रीसाइज है, ये बहुत जरूरी है, मतलब एक्यूरेसी प्रॉपर शो होगा, रियलिस्टिक होता है, साइंटिफिक होता है एंड वेरीफाइबेबल होता है, वेरीफाई किया होता है। कोई मुझे कह दे कि ये बात है क्या, तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये बात होती है। किस आधार पे कह रहे हो, मैंने देखा है करके, प्रैक्टिकल नहीं देखा, देख ले, चेक करके देख ले, या सुना था, ऐसा सुनी सुनाई बातों पे क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है ना, तो मतलब ही नहीं है। कोई मुझे कह दे कि डिजिटल बोर्ड होता है क्या, मैंने कहा हाँ होता है, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है डिजिटल बोर्ड पे। कोई देखा नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है कि ऐसी कोई स्क्रीन हो, स्क्रीन के ऊपर पढ़ा भी सकता है कोई, नहीं ऐसा होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई मैंने पढ़ाया है, प्रैक्टिकल पढ़ाया है। लेकिन कोई मुझे ऐसे कह दे कि जैसे मेटा की बात थी, मेटावर्स थी, कि कहीं पे भी बैठे बैठे किसी से हाथ मिला सकते हो, किसी से गले लग सकते हो, मुझे कोई ऐसा होता है क्योंकि आगे होगा, ऐसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, मैंने महसूस किया हुआ है, मैं कहूँगा ना यार ऐसा नहीं हो सकता, अगर होता तो करके दिखा। तू, मैं तेरे घर पे जाता हूँ या तू अपने घर पे चला जा, मैं मेरे घर पे आ जाता हूँ, अब हम अपने दूर दूर घर पे बैठे बैठे एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अगर ऐसा होता हो तो। नहीं सर ऐसा हो तो जाएगा फ्यूचर में, जैसे वो वीआर ग्लास वगैरह हो जाएगा ना। हमें तो बस सोच की बात है कि हाँ ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा, एआई क्या होती है। कोई कहते हैं ड्राइवरलेस कार जैसे ब्रिटेन में चलती है, हाँ चलती है, सही बात है, रियलिस्टिक भी है, लेकिन इंडिया में चलाओ तो माने, इंडिया उड़ने वाली कार कहते आएगी, उड़ने वाली कार कब आएगी, इंडिया में आके दिखाओ, अब देखें हम उड़ने, ठीक है ना। तो कहने का सेंस तुम समझ रहे हो ना, यहाँ वेरीफाई बहुत चीज़ों को मांगा करता है, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो मोर सुटेबल व्हेन, सॉरी सुटेबिलिटी की बात करते हैं तो मोर सुटेबल व्हेन फैक्ट एंड डेटा आर नॉट अवेलेबल। जब कहीं पे फैक्ट, किसी चीज़ का फैक्ट ही नहीं पता है, किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वहां पे इस बातों को, जैसे मान लेते हैं कि वर्तमान में ऐसा कुछ होता ना हो, लेकिन हड़प्पा काल में कुछ चीज़ें होती आ रही हो, आज से 5,000 साल पहले कुछ होता आ रहा हो। धर्म की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलीजन्स की बात करते हो, रिलीजन्स में कह सकते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जी हुए थे, ठीक है ना, और गौतम बुद्ध जी उन्होंने तपस्या की थी, स्पिरिचुअलिटी को पाया था और उन्होंने गॉड को अपनाया था। तो ये बातें अब आपकी यूं कहिएगा कि हम इसके ऊपर कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं निकाल सकता कि भगवान को कितना प्यार करता है, भगवान को कितना पा लिया, या भगवान को पाने से कितनी शांति मिलती है, लेकिन एक प्रकार से ये डेटा डिटेक्टिव मेथड में आ गया कि हाँ ऐसा होता है, और इस पर कोई फैक्ट नहीं है, तो ये बहुत ही सुटेबल है। तो मोर सुटेबल, अब कोई कह देगा भगवान नहीं होता है, भगवान होता है तो मंदिरों में काहे जाते हो, तो देखो सोच की बात है, हम उस पर बात नहीं कर रहे, यूँ तो हवा हर जगह है, पर हम हवा भरवाने वाले के पास ही क्यों जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह होती है, तो वो मंदिर जगह होगी हमारी, ठीक है। तो उस पर तो खैर हम बात नहीं करते, मुद्दा हमारा यहाँ है कि मोर सुटेबल व्हेन फैक्ट एंड डेटा अवेलेबल, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तब होगा जब आपके पास में फैक्ट और डेटा दोनों अवेलेबल होंगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये एकदम बढ़िया वाला समझ में आ गया कि हाँ यार इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, समझ गए। एक बात समझ गए कि मेथड ऑफ इकोनॉमी क्या है, दो प्रकार के मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव, क्या क्या उनके नाम है, क्या उनमें डिफरेंस है, होता क्या है, एकदम प्यार से समझा दिया। आराम से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन इसमें से आप छोड़ नहीं पाओगे, पक्की बात है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अब उस पर बात करते हैं हम लोग, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं हम, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम भी हो सकती है सर, जब कोई भी काम आप करने जाते हो ना, कुछ भी काम करो, समस्या ना आए ऐसा हो नहीं सकता, समस्याएं तो आएगी आएगी, पक्की बात है। अब उसकी बात करते हैं हम लोग, तो व्हाट डज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है आपके पास में, ठीक है ना। देखो मैं आपको बहुत बेसिक बताता हूँ, इनको रिवाइज करवाने में लेके आऊँगा फिर बाद में, ठीक है ना। ये समस्या हमारे पास में क्या आती है, एक सेकंड, एक स्लाइड के माध्यम से समझो, हिंदी इंग्लिश सब डेटा पास में है, डेटा अवेलेबल, ठीक है ना। यहाँ से आते हैं हम लोग, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। वी मे एनालिस्ट 3 मेजर प्रॉब्लम फेसिंग एनी इकोनॉमी, हम लोग ज़्यादातर जो है ना 3 प्रकार की मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस,
इकोनॉमी का मतलब कोई बिजनेस की बात करते हो आप लोग, ठीक है ना। तो हम सबसे पहली प्रॉब्लम रिसोर्सेस की फेस करते हैं, संसाधन की कमी। संसाधन की कमी कह लो या संसाधनों का आवंटन कह लो, ठीक है ना। आप ये कह लीजिएगा क्या, संसाधन जो है ना, संसाधन हमारे पास में, संसाधन का आवंटन, ठीक है ना, संसाधन का आवंटन है। हम लोग सबसे पहले तो यही देखते हैं, रिसोर्सेस का अलोकेशन है। एक है प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। मेरे पास में कोई रिसोर्स है, उसका मैं कितना का फायदा ले रहा हूँ, उसका प्रयोग कितना कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कैसा कैसा प्रयोग लेना है, पता ही नहीं होता। मिट्टी का क्या यूज है, मिट्टी से कैसे कैसे यूज लिया जा सकता है, खेत में क्या फसल उगाई जा सकती है जिससे हम बहुत मुनाफा कमा लें। नॉलेज नहीं है ना, कहने का सेंस ये हुआ आपका। हमारी दिमाग का ही कह लीजिएगा, भगवान ने बहुत बढ़िया दिमाग दिया है भाई। जब इसको कोई 3 4 5% यूज करके दुनिया के महान से भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं, तो ये तो 100% है। बहुत ज़्यादा यूज करना तो कहती है सर, साइंस कहती है पागल हो जाना होता है। चलो बहुत ज़्यादा काहे यूज करना है, 5% भी नहीं करना हमें, तो 2% यूज करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम पता नहीं क्या से क्या बन सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है ना कि यूटिलाइज हो नहीं रहा है, मतलब फायदा लिया तो नहीं जा रहा है, क्या करें, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, ग्रोथ की तो खैर प्रॉब्लम है ही है हमारे पास। अब इनकी बात करते हैं बारी बारी, मेन बात करते हैं हम लोग। तो देखो ऐसा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो ना इकोनॉमी की, वो यही है कि क्या, कैसे, किसके लिए, ये सवाल बहुत आता है। कोई काम करूं, क्यों करूं, किसके लिए करूं, कौन है, ठीक है ना। ना कोई रोने वाला, ना कोई रोने वाली, ना कोई मेरे ऊपर नीचे, ना कोई, मतलब हमारा ना कोई ऊपर है, ना कोई हमारा नीचे है जमीन पे, ठीक है ना। हमारा कोई चाहने वाला नहीं है, कोई चाहने वाली नहीं है। कहने का सेंस यही है कि भाई किस लिए करूं, ये सवाल है। बिजनेस करूं, कब करूं, कहाँ करूं, कहाँ से करूं, आते ना सवाल। वही तो ये चैप्टर आपका। तो क्या करें, नेसेसरी का करें या लग्जरी का करें। नेसेसिटी का मतलब जो जरूरत वाली चीजें हैं, और लग्जरी तो मतलब सब कुछ होता है। लग्जरी का मतलब होता है सब कुछ पड़ा है। मेरे पास में घर में ऑलरेडी कार थी, एक बहुत सुंदर सी कार खड़ी थी जाने के लिए, बाइक भी खड़ा था, सब कुछ अच्छा था। अब मैंने देख ली जगुआर निकल रही थी पास से, दिल किया यार जगुआर खरीद के लाते चलो आज। पैसा था ना बहुत ज्यादा, उठ के मुंह उठा के जाके जगुआर ले आया। कार तो मेरे पास जो नॉर्मल थी वो भी चली रही थी, लेकिन जगुआर लाना एक लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, नेसेसिटी में नहीं आया वो, ठीक है ना। खाना मेरे पास में पड़ा था, ठीक है ना, पेट भरने के लिए खाना था, वो जरूरी था। लग्जरियस चाहिए थी मुझे, लग्जरियस के चलते हुए मैं क्या करा, लग्जरियस के चलते मैं रेस्टोरेंट में चला गया, ठीक है ना, कि चलो आज रेस्टोरेंट में खा के आ जाए, 5 स्टार होटल में जाके आते हैं आज, ठीक है ना। ये लग्जरियस तो क्या है, इस पे डिपेंड बात करती है। हाउ, लेबर क्या है, कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैसा आएगा कि नहीं आएगा, गरीब लोग खरीदेंगे, अमीर लोग खरीदेंगे, उन पे बात करते हैं सारे हम लोग। देखो सबसे पहला जो हमारे पास में है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसमें क्या आता है, इसमें आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। मन में यही आता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। क्या है आपका कि व्हाट गुड एंड सर्विस सेल बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कि क्या तो बनाऊं और कितना तो बनाऊं। मैंने सोचा यार मैं पेन की फैक्ट्री खोलता हूं, या मैंने सबसे पहला तो यही सवाल था, पेन छोड़ो आप, पहले तो यही कंफ्यूजन था कि पेन खोलूं, इंक की फैक्ट्री खोलूं। कंफ्यूजन था यार, लोग पेन भी खरीदते हैं, नहीं नहीं यार, पेन से ज़्यादा जरूरी तो इंक है, पेन तो प्लास्टिक है, उसके अंदर इंक सबसे जरूरी रोल अदा करती है। एक काम करता हूँ, इंक की फैक्ट्री खोलता हूँ। इंक कैसे बनाऊंगा, कितनी बनाऊंगा तो इंक मेरी बिक जाएगी। अच्छा ज़्यादा बना दी, या मान लेते चलो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की बात करता हूँ, FMCG प्रोडक्ट की बात करता हूँ। राजमा चावल की मैं एक ढाबा लगा, राजमा चावल की रेडी लगाना चाहता हूँ। अब राजमा चावल है, कितने बनाऊँ मैं, अच्छा बनाऊँ कितने लोग खरीद लेंगे, अच्छा ज़्यादा बना ले तो कहीं मेरा ख़राब ना हो जाए, है ना। ये इशू की बात आती है ना साधारण सी। तो एवरी सोसाइटी में फेस सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हाउएवर द प्रायोरिटीज में बी डिफरेंट। हर एक सोसाइटी है, कोई भी समाज हो, उस समाज के अंदर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आती है कभी भी। कि तो आप नॉर्मल भी कह लो डिसीजन मेकिंग की बात, मेरे साथ तो बहुत होता है, तुम्हारा पता नहीं है। कहीं हम मार्केट में जाते हैं, कोई शर्ट लेने जाते हैं, ठीक है ना, शर्ट है, कभी भी कपड़े वगैरह लेने जाते हैं ना, तो कंफर्म है मेरे साथ बहुत कंफ्यूजन होता है। मुझे क्या होता है कि 2 या 3 चीज़ें जरूर पसंद आ जाती है एक साथ में, और उस समय ऐसा होता है कि यार एक ही लेना है। अब एक कौन सा लूँ ये नहीं समझ में आता, दोनों में से ये पहनूं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, उसको छोड़ने का जी नहीं कर रहा होता, वो भी तो लेना है यार, क्या करें, ठीक है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग बड़ा उलझन होता है, क्या करूं, कौन सा लूं ठीक ज़्यादा रहेगा, अब इसका ये ले लें तो ठीक, इस पैसे का ये ले लें तो ये ठीक है, ऐसा कुछ है।
पर हाँ, वैराइटीज अलग अलग हो सकती है। अब मेरे लिए यूं हो सकता है कि कपड़े से ज़्यादा वैरायटी, मतलब मान लेते हैं कि किताब की हो सकती है कि मुझे यार किताबें ज़्यादा बेनिफिट देगी मतलब ये कपड़े तो खैर चलती चीज़ है। In less development economics, the choice may be between the production and the food crops and the manufacture of the bicycles. तो जैसे यूं हो सकता है कि चॉइस में बी बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, फसल है, फसल पैदावार की कहिएगा, मैन्युफैक्चर का कहिएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ बाईसाइकिल है, अलग अलग है ये, ठीक है ना। इन एडवांस इकोनॉमिक्स द चॉइस में बी बिटवीन द बिल्डिंग मोर शॉपिंग मॉल्स एंड द प्रोड्यूसिंग मोर क्रेन्स कार्स, ठीक है ना। ये चॉइस है आपकी कि शॉपिंग मॉल्स है या कार प्रोड्यूस करना है। अलग अलग बिजनेसमैन है, अलग अलग बिजनेसमैन की अलग अलग फिर प्रायोरिटीज हो जाती है। हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी अपने आप में एक इशू ही है देखा जाए तो। हाउ सेल गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसको मैं किस तरीके से जो है ना उसकी सर्विस देने वाला हूं, कैसे उस गुड्स को जो है ना प्रोड्यूस करूंगा। इट इज रिलेटेड टू द मेथड बाय विच दीज आर टू बी प्रोड्यूस, और वंस द गुड टू बी प्रोड्यूस्ड आर डिसाइडेड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस देम। अगर एक बार पता लग गया कि क्या बना दिया मैंने, बनाना तो ठीक है, बनाने के बाद में जो है ना, मतलब पता लगे कि ये बनाना है, पर अब इसको कैसे बनाना है ये एक मुश्किल भी आता है ना आपका। तो व्हाट टूल आर नीडेड, क्या सामान चाहिए इसको बनाने के लिए, हाउ मच लैंड, कितनी ज़मीन चाहिए इसको, हाउ मैनी वर्कर, कितने लोग चाहिए मेरे को इस फैक्ट्री को खोलने के लिए। जैसे मान लो पहले मैंने डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि क्या किस चीज़ का बिजनेस करूँ, मैंने प्रॉपर डिसाइड कर लिया कि मैं पेन का बिजनेस करूँगा, फाइनल हो गया। अब मेरे मन में ये कन्फ्यूजन है कितने पेन बनाऊं, कितने आदमी बनाएंगे, कितनी ज़मीन पे खोला जाएगा, क्या करूं इसको। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसको बनाने की, कई तरीके हैं। और मेकिंग क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉइंग मोर लेबर एंड लेस मशीन, एंड मोर मशीन एंड लेस लेबर। अब मान लेते हैं कि मुझे कपड़े बनाने हैं, कपड़ों के लिए जो है ना, कपड़ों को बनाने के लिए क्या हो सकता है कि बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर, बहुत सारे लोगों को रख लूँ, कम मशीनें रखूँ, या एक काम करता हूँ कि मशीनें बहुत ज़्यादा रख लेता हूँ, लेबर कम रख लूँगा। मतलब कन्फ्यूजन एक दूसरे देखा जाए। इफ अ गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉइंग मोर ऑफ ए लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल, इट इज नोन एज लेबर इंसेंटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर क्या होता है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉइंग मोर ऑफ लेबर, अगर बहुत सारे लोगों से कोई काम करवाया जा रहा है, कोई साधन, कोई गुड्स, कोई वस्तु बनवाई जा रही है, एंड लेस ऑफ कैपिटल, जिसमें बहुत मतलब ज़्यादा कोई ऐसा पैसा भी नहीं लगा रहे हो, तो उसको आप लेबर इंसेंटिव मेथड कहा करते हो एक प्रकार से। इफ ए गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ कैपिटल, मशीन से ज़्यादा मतलब करवाते हो काम, आप समझिएगा इसमें, मतलब यूँ समझो कम पैसा इन द सेंस कम मशीनों से काम है, ज़्यादा आदमी है, तो उसमें उसको कहते हो आप लोग कैपिटल इंसेंटिव मेथड। मतलब दो टाइप के मेथड भी होते हैं आपके, अगर आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं तो लेबर इंसेंटिव मेथड हो गया, अगर मशीनें ज़्यादा काम कर रही है तो कैपिटल इंसेंटिव मेथड है। आज के टाइम में तो देखो कैपिटल इंसेंटिव मेथड यूज ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह ये है कि मान लेते हैं, अच्छा इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, इनिशियली बता देता हूँ क्यों, क्योंकि मशीनों का पैसा तो लगेगा, पर लोग ज़्यादा प्रेफरेंस इसको देते हैं कि मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा, एक तो वर्कर्स को हैंडल करना मुश्किल है, दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं कोई वर्कर छुट्टी पे चला जाएगा तो उसका फिर आपको टेंशन रहेगा, उसका एक छुट्टी होगा पर आपके लिए बहुत डिस्टर्ब क्रिएट कर देगा वो। तो इन सभी चीज़ों को फिर ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि कोशिश करते हैं कि हम मतलब कैपिटल इंसेंटिव पे जाएं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो लेबर इंसेंटिव होते हैं, तो वो लेबर इंसेंटिव ही रहेंगे, कैपिटल इंसेंटिव तो खैर वो हो ही कैसे सकते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की चॉइस भी अपने आप में मायने रखती है, ठीक है ना, कि कैसा हो, गुड्स कैसे होने चाहिए। अभी मैंने कहा ना कि ऐसे चीज़ें बनाएं जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हों। जैसे मान लेते हैं कि लोगों को भूख तो लगेगी, मैं मान लेते हैं कि मैं मार्केट के अंदर चला गया, ठीक है ना, और मार्केट के अंदर मुझे देखने को ये चीज़ मिला कि लोगों को जो है ना वो भूख तो लगेगी, पक्की बात है। अगर भूख लोगों की लगेगी, ये पक्की बात है, तो एक काम किया जा सकता है यहाँ पे कि उनको आप कुछ खाने पीने के लिए जो है ना, जैसे खाने पीने का फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है उनका बिजनेस कर दो, और वो डेली चलेगा। मतलब ऐसा है कि इसमें आपके रिपीट कस्टमर हर रोज़ आएंगे। ये ऐसा प्रोडक्ट है आपका जिसको आप लोग कह सकते हो एक प्रकार से कम थोड़ी देर का ही हो सकता है ये, जैसे अभी सुबह खाया तो शाम फिर भूख लगेगी, दोपहर भी लग जाएगी। अब गोलगप्पे है तो दिन में आप 4 बार भी खा लो तो कौन मना करता है आपका, कोई ऐसा नहीं कि एक बार भी खाया जाए। भेलपुरी का बिजनेस आजकल बहुत लोग खोले बैठे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिजनेस करो, मैं कह रहा हूँ करो ना करो आपकी सलाह की बात पे है वो तो, पर मुद्दा ये है कि ये चीज़ें चलती है, चल सकती है, नेसेसिटी गुड्स है, लेकिन इनमें इनकम है वो थोड़ा होता है। मतलब आप कमाई बहुत ज़्यादा नहीं करते, दूसरा एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं। अब कहने को कह देते हैं कि हाँ यार भी किसी ने भेलपुरी की रेडी लगाई बहुत पैसा कमाया, दही बल्ले की रेडी लगाई, गोलगप्पे लगाई बहुत पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एफर्ट्स बहुत सारे हैं।
मतलब एक मेहनत का काम है, देखा जाए तो एफर्ट्स तो लगते ही हैं। और रेगुलर वही टेस्ट को मेंटेन रखना, और वो रेगुलर टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए आपकी जो रेसिपी है उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी तरफ से देखा जाए तो लग्जरी गुड्स है। अब कोई कहते मैं तो मर्सिडीज कार बेचने के लिए एजेंसी लगाऊंगा, तो लग्जरी गुड्स है आप, या कोई महंगे महंगे आइटम्स है, ठीक है ना, कोई भी महंगे महंगे आपकी एलईडी है, फैन है, साज सजावट का सामान कुछ भी है, ये बहुत महंगे आते हैं। और ये ऐसे गुड्स होते हैं जो जनरली खरीदे नहीं जाते हैं, साल में, 2 साल में, 6 महीने में ऐसे खरीदे जाते हैं। तो मान लेते हैं मर्सिडीज कार किसी ने एक बार खरीद ली जिंदगी में, तो मुझे तो नहीं लगता उसकी दूसरी पीढ़ी भी खरीद पाएगी फिर। मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपर क्लास फैमिली की भी बात करो तो चलो ठीक है, वो अपनी जिंदगी में 1 से 2 खरीद लेगा, एक पीढ़ी में तो एक ही खरीदेगा, अगली पीढ़ी में दूसरी और खरीद लेगा। ऐसा तो नहीं कि वो डेली खरीदेगा, लेकिन बेनिफिट इसका फिर ये होता है कि इसमें इनकम उतनी ज़्यादा ही पैरेलली बढ़ जाती है फिर, ठीक है ना। जितना मतलब मान लेते हैं कि वो साल भर में कमाएंगे उतना वो एक दिन में कमा लेंगे, ठीक है ना। साल में कोई एक तो बंदा आया उनके लिए खरीदने के लिए, ठीक है ना, समझिएगा। तो ये है कि अब सोचना है आपका, ब्योंत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में यही कर सकते हो, मतलब दम होना चाहिए ना इसको खोलने के लिए, भी प्लान भी होना चाहिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए करें, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। फ्रॉम होम टू गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस, हु इज द इंजॉय एंड गेट द बेनिफिट टू द गुड्स एंड द सर्विसेज टू प्रोड्यूस। पहली तो बात है किस एज ग्रुप के लिए बनाए हमने, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि जॉनसन एंड बेबी ने अपना शैम्पू बनाया था या अपने साबुन या प्रोडक्ट बनाए थे, छोटे बच्चों के लिए बनाए थे, छोटे बच्चों ने उनको एंजॉय किया, उन ये टारगेट उनको देखा, नीश मार्केट मिली। कोई इस मार्केट में काम करता नहीं था, मतलब इसके लिए कोई काम नहीं करता था, इस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे इस लेवल तक का इन्होंने ये काम किया और उस लेवल तक ये पहुँचे। और आज तो खैर उसको कोई टक्कर देने वाला कोई है भी नहीं ना, दूसरा कोई हो तो कोई बात करें, ठीक है ना, कोई नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। तो मतलब सबसे पहली चीज़ सोचनी पड़ती है, जैसे मान लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाने से पहले ये चीज़ सोची होगी ना कि मैं किसको पढ़ाऊँ, और इस पढ़ाने से किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको सेटिस्फाई कौन होगा इससे, किसका पेपर में बेनिफिट होगा, भला होगा, कंटेंट तैयार, ये चीज़ें पहले टारगेटेड होती है ना आपके लिए। यार किसको पढ़ाऊँ, आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आज क्या किस चीज़ का लेक्चर लूँ। ये मैं मेरी बता देता हूँ कि मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि लेक्चर क्रिएट करने में, आज कौन सा लेक्चर का टाइटल क्रिएट करें मान ले, ठीक है ना। जब कभी ऐसे पढ़ाना होता है तो ऐसे होता है कि यार ये आज किस चीज़ का लेक्चर तैयार किया जाए, आज किस चीज़ का लेक्चर तैयार किया जाए, आज कौन सा टॉपिक हो सकता है जो बच्चों को बहुत पसंद आए, आज ये अच्छे से समझ में भी आ जाए लोगों को, इसका रेगुलर बेनिफिट भी हो जाए लोगों को, ये सब चीज़ें आती है आपकी। इट इज़ ए नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरी वन। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये पढ़ाऊँ, मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊँ तो 100 बच्चों में ऐसा हो कि हर किसी को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ। हर किसी को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, हर किसी की मंशा कुछ और होती है, दिमाग की बातें कुछ और हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, कमियां कहीं पर भी निकल सकती है कि सर ना पढ़ाते पढ़ाते कुछ क्या कहते हैं, हाथ बहुत हिला रहे थे, पढ़ाया अच्छा सब कुछ ठीक है, सर के हाथ बहुत चल रहे थे, मान लो ये कमी है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल सच में किसी ने कहा है मुझे, ठीक है ना, सच में किसी ने कहा है कि सुनील सर पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, बस उनके हाथ बहुत चलते हैं। मतलब जितना बोलते हैं उतना उनके हाथ भी चल तो रहा है। अब क्या करूं, अब तुम नोटिस करने लग जाओगे कि अब इस बात पे। अब यार क्या ही कहा जाए, क्या ही तो कोई कमी थी कहने के लिए, लेकिन कह दिया, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। मन में थोड़ा उदासी तो होती है, जो कोई बुरा कुछ कह देता है या बुरी रेटिंग में देता है, कुछ गलत रेट कर देता है, तो बुरा तो देखो बहुत लगता है। मन में भी बड़ा हताशा आती है, डीमोरलाइज हो जाते हैं, थक जाते हैं कि यार देखो इतनी मेहनत करने के बाद में जवाब में ये मिला, किया तो कुछ नहीं जा सकता ना, क्योंकि फिर एक बात दोबारा मन में ये भी तो आती है ना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन। हर किसी को आप संतुष्ट कर पाओ ये तो पॉसिबल तो नहीं है ना, आपका कोशिश तो की जा सकती है पर 100% तो कौन होता है। एंड वॉन्ट ड्यू टू स्केरसिटी, इट इज मस्ट टू डिसाइड टू हुज, जो आपका हुज वॉन्ट आर देव सेटिस्फाई। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊँ तो एटलीस्ट तो ऐसा हो ही हो कि इस क्लास के अंदर 90-80 बच्चे तो ऐसे हो जो इस पढ़ाने से प्रभावित हो, या उनको चीज़ें समझ में आ जाए, प्रभावित इन द सेंस वो समझ में आ जाए उनको, ये है। और 10 लोग चलो ठीक है डिसलाइक करते भी हैं, तो वो एक अलग मुद्दा बात है कि उनकी हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम रही हो, कुछ और एडवांस चाहते हो, या कुछ और लो लेवल चाहते हो, या कुछ और टाइप की वो चीज़ें चाहते हो, कहने का मतलब है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ही है, वैसे तो मैंने इसका कंटेंट आप पीडीएफ में देखोगे तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, पर मैं पढ़ा इंग्लिश की स्लाइड से रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है जिसकी वो टर्म जो है ना समझ में जल्दी आ सकती है, और तो कोई बात नहीं है।
एकदम कोर हिंदी समझ में नहीं आएगी। अगर आप मतलब पढ़ सको तो क्या कोई बात नहीं, कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा, ये भी है साथ में वो भी है, आपका हिंदी में भी है, ठीक है ना। पर जल्दी कैच होएगा। बाकी मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, ट्रांसलेट करके भी खुद हिंदी में ही रहा हूँ, तो उसकी परेशानी आप मत लीजिएगा, ठीक है। खैर, सो ऐसी चीज हो सकती है आपकी। तो शुड बी इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर ऑफ ए फूड क्रॉप्स एंड मोर ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है ना। इससे मतलब डेटा कलेक्ट किया जा सकता है कि क्या हम लोग जो है ना इकोनॉमी को प्रोड्यूस कंप्यूटर से करें, खाने से करें, हुज पीपल आर टू बी एड्रेस, किसको हम ये सामान बेच सकते हैं, गरीब लोगों को बेचें कि अमीर आदमियों को बेचें। शुड एवरी डे इक्वल शेयर ऑफ द टोटल गुड्स। अब मान लेते कोई सामान बेच रहा हूँ, डेली मेरी उतनी इनकम हो। भाई मान लेते हैं कि मैंने बर्गर की रेडी लगा ली, बर्गर का एक शोरूम खोल लिया, बहुत बढ़िया बर्गर मैं बेच रहा हूँ, बर्गर किंग जैसे आजकल फेमस है समझ लो, ठीक है ना। तो मैं मान लेते हैं कि बर्गर किंग में रोज जो है ना, मान लेते हैं कि मैं कमा रहा था 5,000 रुपये कमा रहा था पर डे के। एक दिन मैंने 4,000 कमा लिए, तो मैं उदास हो गया कि यार आज तो कमाई बहुत कम हुई है। तो ये चीज़ तो खैर अप एंड डाउन होगी, ठीक है ना। तो अब इसको चेक करना है डेली इक्वल कमाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। ये सारे डिसीजन जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ ऑफ सोसाइटी में कामयाब होते हैं। मतलब चॉइस होती है आपकी, रिच पीपल के पास में लेके आए हम लोग, या पुअर पीपल के पास में हम लोग जो है ना वो लेके आए, या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इससे फिर होगी क्या नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से, गरीब और अमीर है उससे ही फिर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो मिलने वाली होगी फाइनली। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। टेक्निक क्या है किसी चीज़ की, ये भी एक कन्फ्यूजन है, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है ना। क्या कि हम लोग कैसे सामान बनाएं, हम लोगों से सामान बनवाएं या मशीनों से सामान बनवाएं, ठीक है ना। यानी कि कैपिटल इन्वेस्टिव टेक्निक अपनाएं हम लोग या लेबर इंसेंटिव टेक्निक अपनाएं हम लोग। लेबर इंसेंटिव टेक्निक का मतलब होता है कि इसके अंदर मजदूर होते हैं, ठीक है ना। मजदूर होते हैं तो मजदूरी से कार्य संपन्न करवाते हैं इसको आप लोग, ठीक है ना। मजदूरी से कार्य जो है ना आपको पूरा करवाया जाता है, पूरा किया जाता है, ठीक है ना। मजदूरी से कार्य पूरा किया जाता है इसके अंदर। और इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका मशीनों के द्वारा कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मशीन नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि इसमें मजदूर नहीं होंगे, पर फर्क ये होता है कि इसमें मजदूर कम होंगे, ठीक है ना। इसमें मजदूर जो है ना आपके मजदूर कम होंगे, मशीनें ज़्यादा होंगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कपड़े बनाने हैं तो 10 मशीन ला के रख दी, ठीक है ना। 10 मशीनों पे 10 ही लोग हैं। ये हाथ से बुनाई करने का काम है तो यहाँ पे हो सकता है 100 लोग काम करें, ठीक है ना। यहाँ पे मशीनें कम होंगी, मशीनें कम। वो यूँ समझ लो आप लोग खेत में खेती करने वाला हिसाब जल्दी समझ में आएगा आपको, गाँव से अगर जुड़े हुए हो तो आप लोग। पहले खेतों में खेती हाथ से जैसे मतलब क्या करते थे, उसको खुदी करना बोलते हैं, ठीक है ना। खुदी करना मतलब आप समझ गए ना, निराई बुआई करना, घास वगैरह निकालना, ठीक है ना। तो टाइम लगता है हाथ से पहले पूरे खेत को साफ करना। अब मशीन आ गई है, ट्रैक्टर आ गया है, थोड़ी देर के अंदर निकल गया। स्प्रे किया करते थे पहले हाथ से, एक हाथ में ऐसे पंप चलाते थे, एक पाइप यूँ पकड़ के करते थे। इलेक्ट्रिक भी आई थी फिर बाद में, आजकल स्प्रे ट्रैक्टर से, आजकल तो बल्कि ड्रोन से करते हैं, थोड़ी देर में हो गया। पहले हाथ से गेहूं काटते थे, अभी भी काटते हैं, पर कंबाइन एक सोर्स हो गया। अब डिपेंड करता है, देखो क्या है कि अगर आप लेबर इंसेंटिव टेक्निक अपनाते हो तो पूरा खेत है अपना, वो हाथ से मजदूरों से आप लोग जो ने क्या खेत कटवाया, जिसका मतलब यूँ कह दीजिएगा कि 20 लोग आए हैं और 20 लोगों ने जो है ना आके इस खेत के अंदर बेसिकली मजदूर आके ये लोगों ने क्या किया है कि गेहूं को काटा है। यहाँ पे तो एक ही आदमी बहुत था पर मशीन थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस मशीन ने क्या किया, फिर गेहूं काटी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा बिजनेस करो, किससे गेहूं कटवाओगे, इससे कटवाओगे कि इससे आप कंबाइन से कटवाओगे। अपने आप में दोनों के फायदे भी हैं। इसमें टाइम कंज्यूमिंग, कुछ टाइम तो लगता ही नहीं है कुछ भी आपका, मेरे ख्याल से हद से हद आधा घंटा लगता होगा, ठीक है ना। ज़्यादा ही कह रहा हूँ, बल्कि डिपेंड करता है अगर वो, चलो आधा एक घंटा तो मान ही लेते हैं हम लोग, 1 घंटा भी मान लो, चलो 1 घंटा लग गया कंबाइन से पूरा एक खेत को गेहूँ काटने में। इससे कम ही लगता है पर ठीक, घंटा लगा दिया। इससे ये 20 लोग है, हो सकता है पूरा दिन लगा दे, हो सकता है 2 दिन लगा दे, ये डिपेंड करता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, कैसे काटते होंगे वो। तो यहाँ तो देखो समझो लगभग ज़्यादा ना सही तो 30-40 घंटे तो लगे ही हैं, ठीक है ना, ज़्यादा ना सही तो। और यहाँ तो 1 ही घंटा लगा। लेकिन पैसे का हो सकता है कि यहाँ पे खेत आपका प्रॉपर तरीके से साफ़ किया जाएगा, यहाँ से आपको दोबारा जो है ना उसके अंदर तूड़ी बनाने की मशीन अलग आएगी आपकी। इसमें फिर और मुश्किल काम है, डंठल बनाए जाएंगे, डंठल को फिर लेके जाया जाएगा। तो अपने आप के जो है ना प्रोज कॉन्स तो खैर है ही हैं दोनों के। अदर टू सेंट्रल प्रॉब्लम, और कोई सेंट्रल प्रॉब्लम है इसकी, वो क्या हो सकती है आपकी।
वो हो सकती है कि आपके फिलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन मिल ही नहीं रहे हैं ना, मतलब सॉरी आपके रिसोर्सेज तो मिल ही नहीं रहे हैं, और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की ग्रोथ है। अगर आप कहते हो कि लिथियम आयन की फैक्ट्री लगाता हूँ मैं, तो लिथियम आयन की तुम फैक्ट्री तो लगा लोगे, लेकिन लिथियम लाओगे कहाँ से? वो भी तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना आपके पास में, ठीक है ना, उसके बिना काम कैसे चलेगा आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने जो है ना वो देखने की कोशिश की है, हिंदी में भी आपके पास में लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, कि यह समस्या विभिन्न वस्तुओं के चयन और उत्पादित की जाने वाली मात्राओं के बारे में जो है ना निर्णय दिया करती है आपको, ठीक है ना। इसमें श्रम, भूमि, मशीनें, पूंजी, उपकरण, औजार और प्राकृतिक संसाधन इसमें सीमित है, इस करके प्रॉब्लम आती है। इसलिए यह तय करना महत्वपूर्ण होता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में करना है। उदाहरण के लिए एक लड़की का नाम है जैसे रीटा है, इनके पास ज़मीन का टुकड़ा है, तो उससे वह सोचने की जरूरत है कि अपनी ज़मीन पे वो कौन सी फसल पैदा करना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 100 क्विंटल क्या उत्पादन करे, कितनी मात्रा में करे, यह समस्या है और यह सारे समाज की समस्या है। तो हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको दोनों को समझा दिया, आप देख लेना, बहुत सारा कंटेंट है, सब बातें मैंने हिंदी कही है आपको, ठीक है ना, दोबारा वही बातें ही हैं आपकी, ठीक है, सेम टू सेम चीज़ें ही हैं आपकी। थी कोज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है आपकी, ठीक है ना, कि रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। एक प्रॉब्लम पता है ये भी है हमारे पास में, क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जो चाहते हैं ना, हमारी जो चाहत है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, हमारी जो डिज़ायर्स है ना, मतलब वो तो पूछो ही मत तुम कितनी ज़्यादा है, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग डिमांड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड। हम लोग जो है ना बस एक ही बात पे करते हैं, और वो बस है हमारी थप्पड़ों पे, ठीक है ना, हम थप्पड़ पे चप्पल पड़ने लगती है ना, तब तो कह देंगे बस भैया और नहीं, अब और नहीं सहा जाएगा, एंड है हमारा, उस समय तो बस कर देंगे, पर अदरवाइज तो बस करना तो भाई क्या ही कहें, ठीक है ना। सेटिस्फाई कभी होते ही नहीं इस चीज़ से। इफ अ पर्सन वन वांट इज सेटिस्फाई देन विल स्टार्ट हैविंग ए न्यू डिजायर। एक चीज़ मिल गई, अब मैं एक गाड़ी ले आया, लेकिन दूसरी यार एक गाड़ी और, ठीक है ना, एक शर्ट ले आया, फिर एक शर्ट का तो क्या ही हो, दो शर्ट और होनी चाहिए थी, पहले एक ही नहीं थी, एक आ गई तो वो है। आईफोन ले आया, या एप्पल का फ़ोन तो आ गया, एप्पल का लैपटॉप और होता तो बढ़िया था, एप्पल का लैपटॉप ले आया, एप्पल का टीवी और होता तो ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है ना, एप्पल का टीवी भी ले आया, एप्पल का कंप्यूटर भी होता तो बढ़िया ही ज़्यादा था। तो भैया मतलब डिज़ायर एक पूरी हुई, एक कांटा चुभता रहेगा, ठीक है ना। तो पीपल्स वांट आर अनलिमिटेड एंड कीप मल्टीप्लाइंग देयर फॉर द कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ लिमिटेड सोर्स। अब सोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, इसलिए हमें इकोनॉमी लगानी पड़ती है। प्रॉब्लम है एक्चुअली, सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, ठीक है ना। ये अल्टरनेटिव यूज भी एक प्रॉब्लम आता है। रिसोर्सेज बीइंग ए स्केयर एंड द सेम रिसोर्सेज आर यूज टू डिफरेंट पर्पज एंड इट इज़ द देयर फॉर द असेंशियल टू मेक चॉइस अमंग द रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक जैसे मान लो पैसा है, मान लो अब उस पैसे से कई सारे काम निकाले जा सकते हैं। पैसे से डिजिटल बोर्ड आ सकता है, पैसे से आप ये कोर्स भी लेके पढ़ रहे हो, ठीक है ना, पैसे से आप लोग पंखा भी लेके आ सकते हो, पैसे से बाइक भी लेके आ सकते हो, पैसे से आप घूम के भी आ सकते हो, एक ही रिसोर्सेज है। पर अब सोच में ये आता है कि इसका यूज कहाँ करें, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है ये चीज़ हमारे लिए, कौन सी चीज़ हमें काम आएगी, ठीक है ना। फॉर इंटेंस पेट्रोल इज यूज इन अ व्हीकल एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर जनरेटर, जैसे ये भी मान लो, चलो ठीक है ना, रनिंग मशीन एक्सेट्रा। देयरफॉर द इकोनॉमी शुड बी नाउ मेक अ चॉइस विद इन द अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज की भी एक चॉइस आती है, किस में यूज करें पेट्रोल को। पेट्रोल गाड़ी में भी मेरी डल रहा है, पेट्रोल मेरी बाइक में भी डल रहा है, कार लेके जाऊं बाइक लेके जाऊं यार, इसमें एवरेज इतनी की आएगी, इसमें एवरेज इतनी की आएगी, बाइक लेके चले जाते हैं, आज बुलेट लेके जाऊं, गाड़ी ले। मेरे साथ में जैसे पर्सनली बहुत बार होता है, ठीक है ना, मैं साधन यूज़ करता हूँ, एक तो बाइक यूज़ करता हूँ मैं, CT 110 बजाज का है, एक बुलेट यूज़ करता हूँ, और एक कार है, ठीक है ना, SX4 है मारुति सुजुकी की, ठीक है ना, उसको यूज़ करता हूँ। तीन साधन है, तो मैं वो डीजल में है, ये दोनों पेट्रोल में है, तो मैं कन्फ्यूज़न में रहता हूँ कि आज ये लेके जाऊँ, कभी मतलब जैसे मान लेते हैं कोई साधन यूज़ करना हो तो ये करूँ वो करूँ, ऐसा मुझसे मान लेते हैं, इसमें इतने का तेल जल जाएगा, इसको लेके जाना, इसको इतना का जल जाएगा। मैं बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, इसको आप एक इन रोंग वे मत ले जाना, ठीक है ना। जनरली आजकल सोच भी बहुत अजीब है ना, क्या कर सकते हैं कि सर तो बता रहे हैं, थोड़पंथी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, जने जने के पास में है, कोई नॉट ए बिग डील, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, रिसोर्सेज की तो खैर कमी है, उसका तो है ही है, जैसे कि लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, इनसफिशिएंट कंपेयर टू द डिमांड है, डिमांड जितनी है, जितनी चाहते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें तो हमारे पास है नहीं ना। देयर फॉर द इकोनॉमी कैन नॉट बी प्रोवाइड द एवरीथिंग दैट पीपल वांट। इकोनॉमी हर किसी को वो चीज़ नहीं दे सकती जो लोग चाहते हैं।
चाहत हर किसी कैसे पूरी कर सकते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मैंने अभी पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है ना, कि एक क्या बनाए जिससे जो है ना लोगों को बेनिफिट मिल सके, कैसे प्रोड्यूस करें हम लोगों को, जैसे ये आपको कहा ना कि लेबर इंसेंटिव और जो कैपिटल इंसेंटिव है ये भी है आपका, और किसके लिए प्रोड्यूस करें, कौन जो है ना इससे सेटिस्फाई होगा, वो भी हमने देख लिया है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय जीवन की बुनियादी आर्थिक गतिविधियों में से एक है। इन्हीं को ही हम समाज में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, इन्हीं को ही हम लोग समझते रहते हैं। यही चीज़ें हमारे पास में आती है। ठीक बात होगी है। तो चलो जी, यही बात थी आप लोगों को समझाने वाली। एकदम साधारण सा चैप्टर था। एक पूरी बात को अगर मैं रिकॉल करने की कोशिश करूं, मतलब आपको इस बिल्कुल पहली स्लाइड में आप लोगों ने जो लिखा देखा है ना, तो क्या लिखा देखा है आपने? बिल्कुल पहली स्लाइड में आपने लिखा देखा है ये वाली चीज़, मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, ठीक है ना। इकोनॉमिक स्टडी के आपने मेथड देखे हैं यहाँ पे, एंड स्टडी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, ठीक है ना। सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की हमारी है ना, इसको भी हम लोगों ने स्टडी करने की बात की है यहाँ पे, ठीक है ना। इस पर भी बात थी हमारे पास में। तो हमने देखा है कि क्या मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी आता है, ठीक है ना, हमने इसमें भी देखा है। इसके बाद में हमारे पास में कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, इसको भी हम लोगों ने देखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एकदम साधारण, एकदम मूलभूत चीज़ें हैं, 2 बार 3 बार देखोगे तो पता और लग जाएगा, ठीक है। शुक्रिया, राधे राधे। मिलता हूँ ऐसे ही किसी और बेहतरीन लेक्चर के साथ में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।